नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति ऊर्जा, क्लास 11th का जो टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का कलेक्शन लाए हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी, आरपीएससी, आईआईटी मेंस, एडवांस, नीट और साथ में 11th-12th फाउंडेशन, तो दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जो है इसे प्रेस जरूर करें। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको इजी गोइंग में उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके सामने 21 देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 मीटर पर सेकंड के समान वेग से x दिशा में गतिमान है। 10 किलोग्राम का एक पिंड है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गतिमान है। इसके द्वारा x बराबर 20 मीटर से x बराबर 30 मीटर तक दूरी तय करते समय इस पर एक इतना बल लग रहा है। तो बताइए इस पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है इसको दो पार्ट्स के अंदर में हम समझते हैं। आपको ये दे रखा है, मान लिया इस प्रकार से हमारे पास में कोई भी एक सतह है। इस सतह पे हमने किसी एक पिंड को रख दिया। यहां पर कोई भी हमारे पास में यहां पर एक बॉडी रखी हुई है। अब देखिए, इस पिंड का जो द्रव्यमान दे रखा है मास, वो आपके पास में है 10 केजी, ठीक। और ये चल रहा है स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि इस पर एक परिवर्ती बल लग रहा है, वेरिएबल फोर्स लग रही है 0.1x। ये माइनस जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो बताइए 20 मीटर से लेकर 30 मीटर तक कितना कार्य किया जाएगा। यहां पर हमने मान लिया x बराबर 20 मीटर और यहां पर जब पहुंचा तो x बराबर हो गया आपके पास में 30 मीटर। इस पर जो बल कार्य कर रहा है वो F इज इक्वल्स टू माइनस 0.1 इंटू एक्स, ये हो गया आपके पास। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले बेसिक बात करेंगे कि 20 से लेकर 30 तक कितना कार्य किया गया और फिर हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस परिवर्ती बल के कारण इस पिंड पर कितना कार्य किया। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल्स टू x1 से लेकर x2 तक और ये बन जाएगा F इंटू dx। तो देखिए, लिमिट्स जो हमारे पास में दे रखी है वो है 20 से 30 तक। F की वैल्यू 0.1x, मैं नेगेटिव साइन रिमूव कर रहा हूं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन है ये। और ये हो जाएगा हमारे पास dx, इसको बाहर शिफ्ट कर दो 0.1 और ये बन जाएगा आपके पास में x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट हमारे पास में है 20 से 30 तक इक्वल्स टू, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 0.1 अपॉन 2 और ये बन जाएगा 900 माइनस 400। तो 900 माइनस 400 आपके पास में 500, 500 ये हो गया आपके पास में 250 और मल्टीप्लाई होगा तो 25। तो W इज इक्वल्स टू आपके पास में आएगा 25 जूल। मतलब क्या हुआ, आप कहोगे 20 से लेकर 30 के मध्य जो टोटल कार्य किया गया यहां से लेकर यहां तक, वो वर्क डन हमारे पास में कितना था, 25 जूल, ठीक है। अब देखिए, बात आती है कि स्टार्टिंग में इस पिंड की एनर्जी कितनी थी। तो स्टार्टिंग की बात करूं मैं इस पोजीशन पे, जब ये 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था तो इस समय इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी स्टार्टिंग में 1 इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा हमारे पास में, हाफ mv स्क्वायर। तो देखिए, हाफ मास इसका 10 है, वेलोसिटी इसके पास में 10 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 1000 अपॉन ये आपके पास में आ जाएगा 500 जूल। तो दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी आपके पास में 500 जूल। अब 500 जूल में 25 का वर्क डन यहां किया गया तो यहां पर एनर्जी आपके पास कितनी होगी, तो हम कहेंगे फाइनल एनर्जी जो है वो आपके पास आएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसमें से आपको माइनस करना है वर्क डन को। तो 500 जो है उसमें से माइनस किया जाएगा 25। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 475 जूल। अब देखिए, आपका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में हुआ ए ऑप्शन। मैं आपको फिर एक चीज बताऊं बेसिक, इस क्वेश्चन में क्या है
कि यहां से लेकर यहां तक जो वर्क डन है वो तो हो रहा है वेरिएबल फोर्स से, और ऑलरेडी इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारे पास में 500 जूल है। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी। तो 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो उनके संवेग का अनुपात बताइए। तो आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हमारे पास है k इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए, आपको p का रिलेशन चाहिए, k कांस्टेंट दे रखा है, तो इसको मैं ढंग से अगर क्लासिफाई करूं तो p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के लिख सकता हूं इसमें, ठीक है। अब आपके पास में मोमेंटम का रेशियो पूछा है इसने, तो हम एक काम करते हैं, p1 अपॉन p2 लिखें, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये अंडर रूट 2m1 के अपॉन अंडर रूट 2m2 के। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर k1 और k2 पे आपने क्यों नहीं लिखा इस पे, जबकि आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम दे रखी है। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल्स टू रूट में आपके पास में आया m1 अपॉन m2। अब देखिए, पहले पिंड का द्रव्यमान है 1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान आपके पास 4 हो गया, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2। तो दोनों के मोमेंटम संवेग का जो रेशियो है वो 1/2, तो 1/2 यानी बी ऑप्शन। तो 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कई बार बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, थोड़ा लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा। एक m द्रव्यमान का पत्थर l लंबाई की रस्सी के एक सिरे पर बंधा हुआ है, इससे दूसरे सिरे से पकड़कर क्षैतिज वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है, तो किए गए कार्य का मान बताइए। देखिए, डायग्राम के रूप में मैं आपको शो करूं तो मान लीजिए इस प्रकार से एक वृत्तीय पथ है, और यहां पर हमने उस पत्थर की और डोरी की बात कर ली, यहां से पकड़ के m द्रव्यमान और l लंबाई, इसको ऐसे वृत्तीय पथ में घुमा रहे। तो आप लोगों को पता है कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि साहब विस्थापन 0 हो गया इसलिए कार्य होगा, नहीं, ध्यान से देखिएगा। एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगी डोरी पर जिसको हम कहेंगे टेंशन फोर्स, और एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगी जिसको हम कहेंगे अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आपको पता है कि वृत्तीय पथ में अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दोनों बल सेम होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि इस पत्थर पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स, तो आप कहोगे इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो Fc, और इन दोनों का प्लस होगा, जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन में -t, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितनी आएगी, 0। अब मुझे बताइए, इस पिंड पर जब कोई बल कार्य ही नहीं कर रहा है, तो इस पिंड पर कोई बल ही एक्टिवेट नहीं है, तो आप कहोगे इसका कार्य भी कितना होगा, 0। तो हम कहेंगे इस पिंड पर नेट कार्य जो है वो होगा 0 ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फोर्स, यानी बल की अनुपस्थिति के कारण किए गए कार्य का मान 0 होगा। तो देखिए 23 का करेक्ट आंसर हमारे पास में आया ए ऑप्शन। नेक्स्ट 24 में एक 2 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई से नत्तल के ऊपर की ओर फिसलने में 300 जूल कार्य करना पड़ता है, घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का मान बताइए। यानी ऊपर की ओर ले जाने में जो इसको वर्क डन हो रहा है वो 300 जूल है। तो हम एक काम करते हैं, एक नत्तल का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। ये नत्तल हो गया हमारे पास में, और यहां पर कोई थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको ये, और इसकी जो हाइट है हमारे पास में वो कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम, इसमें h हाइट हो गई, ठीक है, ये हो गया आपके पास में। और यहां पर कोई भी एक पिंड रखा हुआ ऐसे। अब ये कह रहा है कि इस पिंड को ऊपर की ओर ले जाना है, तो उसके लिए जो वर्क डन किया हमारे पास में वो कितना होगा, 300 जूल। अब मैं आपसे कहूंगा कि पहले ये देखा इस पिंड पर टोटल फोर्सेस कितनी लग रही है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी जिसे हम कहेंगे mg, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी जिसे आप कहोगे रिएक्शन फोर्स, एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ये रिएक्शन के ऑपोजिट, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब इसके कंपोनेंट बन जाएंगे, एक घटक बनेगा इस दिशा में mg cos थीटा, और एक घटक जो बनेगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बनेगा, यहां पर
ये बन गया हमारे पास। और इसकी जो वैल्यू होगी हम लिखेंगे mg साइन थीटा। ओके, फिर साथ में देखिएगा, अब mg साइन थीटा तो वो फोर्स है जो इसको नीचे की ओर लुढ़का रही है, और आपको पता है कि हम इसको ऊपर खींच रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं तो घर्षण बल जो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब आप देखिएगा नीचे की तरफ जो टोटल फोर्सेस लग रही हैं वो एक तो है mg साइन थीटा और एक है फ्रिक्शन फोर्स। इन दोनों के विरुद्ध जो कार्य किया है उसका मान आपको दे रखा 300 जूल। आपको बताना इसमें से सिर्फ घर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया इसमें, वो चार ऑप्शन आपके पास में दे रखे। तो पहला देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 300 जूल। 300 जूल क्या है, ऊपर की ओर ले जाने में किया गया कार्य, यानी द टोटल वर्क डन टू टेक द बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन। और आपको पता है कि वर्क डन जो होता है कार्य वो था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल फोर्स जो लग रही है वो हमारे पास में कितनी है, mg साइन थीटा प्लस करके f हो गया इनटू विस्थापन। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से लेकर यहां तक का ये है विस्थापन। अब बच्चा कहे सर विस्थापन तो दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर में, पर हमने मान लिया कि हाइट हमारे पास में h दे रखी है। अब इस हाइट को कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं इसमें साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो d इज इक्वल्स टू कितना होगा, h अपॉन साइन थीटा। तो विस्थापन जो हमारे पास है उसकी जगह मैं लिख देता हूं h अपॉन साइन थीटा। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है, यानी इतना फोर्स के कारण इतने विस्थापन में इतना कार्य किया गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, पहले तो ये देखें, ये कह रहा है कि बताइए इस घर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया गया। तो घर्षण के विरुद्ध कार्य की हम बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो डिफरेंट पेन से जो कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है W इज इक्वल्स घर्षण के विरुद्ध कार्य। तो घर्षण कितना है, F हो गया हमारे पास में, और कितना ले जाना है, यहां से लेकर यहां तक सेम इंटू h अपॉन साइन थीटा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस पूरे में से आपको ये उठाना है। तो दोस्तों देखिए h अपॉन साइन थीटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा हमारे पास में, 300 इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा मल्टीप्लाई h अपॉन साइन थीटा प्लस f इंटू एच अपॉन साइन थीटा। अब ये जो वैल्यू है ये मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, एच मल्टीप्लाई होके इस साइड चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास में 300 माइनस करके m इंटू जी इंटू एच इज इक्वल्स टू एफ इंटू एच अपॉन साइन थीटा। अब देखो मास कितना दे रखा है 2 kg, ग्रेविटी 10 मान लेते हैं हम, हाइट कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 300 माइनस m हो गया 2, g हो गया 10 और हाइट भी आपके पास में 10 है, तो कितना होगा 20, 200। ये है f इंटू एच अपॉन साइन थीटा। अब देखिए 300 में से 200 गए 100, तो यही लिख देता हूं डायरेक्ट, तो आपका आंसर कितना आएगा 100। 300 जो था वो तो टोटल वर्क डन था, उसमें घर्षण के विरुद्ध जो कार्य हुआ वो है 100 हमारे पास, और mg साइन थीटा के विरुद्ध जो कार्य हुआ वो है हमारे पास 200। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास में 100 जूल आएगा, यानी 24वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, एक मशीन जिसकी दक्षता 75% है 1 किलोग्राम द्रव्यमान को किसी निश्चित दूरी तक उठाने में 12 जूल ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी किसी भी 1 किलोग्राम पिंड को एक निश्चित हाइट तक ले जाना है तो उसके लिए आपको 12 जूल का कार्य करना पड़ता है। उसी द्रव्यमान को समान दूरी से गिराने पर अंतिम सिरे पर वेग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि दक्षता जो होती है हमारे पास में एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। हम ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट वर्क डन, यानी निर्गत बटे निवेशी की बात करें। अब यहां पावर की बात चल नहीं रही है, यहां पर ऊर्जा की बात कर रहा है।
तो दक्षता परसेंटेज में दे रखी है आपको 75% इज इक्वल्स टू, ये कह रहा है हमारे पास में कि इतने सिरे तक इसको उठाने में जो कार्य किया है वो आपके पास में कितना है, 12 हो गया इसमें, ठीक है। समान दूरी तक अंतिम सिरे पर गिराने में कितना कार्य होगा, तो फाइनल वर्क डन हम निकालना है और इनिशियल वर्क डन आपको दे रखा है इसमें 12 जूल का। अब 75% को आप क्या लिख सकते हो, 75/100 इज इक्वल्स टू W0 अपॉन हो गया 12, कैंसिल आउट कर दो 3 और ये बन गया आपके पास में 4, ये बन जाएगा 3, यानी WO इज इक्वल्स टू ये बना आपके पास में 9 जूल। मतलब क्या हुआ, 9 जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 9 जूल जब कार्य करेगा तो उतनी हाइट से जब वो फेंकेगा तो उस समय फाइनल वेग कितना होगा, तो पहले हाइट निकाल देते हैं हम इसमें। ये कार्य जो आपको करना पड़ रहा है ये हाइट के कारण है, जिसको हम लिखेंगे mgh इज इक्वल्स टू 9 जूल हो गया आपके पास। मास कितना दे रखा है इसमें 1 kg, ग्रेविटी में 10 मान लेता हूं इसमें, हाइट कितनी है हमें नहीं पता, और ये हो गया आपके पास में 9 जूल। तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में 0.9 मीटर हाइट आ गई। अब हाइट नहीं निकालनी, इसको वेलोसिटी निकाली। अब ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से, हाइट आपके पास में है। अब बच्चा कहेगा सोल्व कैसे करें, सिंपल सी चीज है, जब मैं यहां से इसको फेंक रहा हूं तो इस समय इसके पास में एनर्जी है 9 जूल, ठीक है, और जब ये जमीन पर आएगा तो इस समय मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी। तो आप खुद एक चीज देखिए, आप चाहो तो न्यूटन की इक्वेशन से निकाल सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट फंडा बताऊं। यहां पर जो इसके पास एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और जैसे जैसे पिंड नीचे आता है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास में हाफ mv²। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये बन जाएगा mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो देखिए m से m कैंसिल आउट हो गया, v निकालना आपको, 2 यहां शिफ्ट कर दो, v इज इक्वल्स टू √2gh हो गया। अब ये सारी वैल्यूज आपके सामने दे रखी है, देखिए √2 एज इट इज है, g में 10 मान लेता हूं, और ये आपके पास में दे रखा है 0.9, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो v आपके पास में आया √18 मीटर पर सेकेंड। अगर उस मशीन की दक्षता 75% है तो जब वो पिंड जमीन पर आएगा उस समय उसकी वेलोसिटी होगी √18, तो √18 ये रहा। अब √18 को आप खोलते हो तो 3√2 भी निकलता है, पर 3√2 आपसे पूछ नहीं रहा है, तो डायरेक्ट आंसर होगा हमारे पास में रूट में 18 मीटर पर सेकेंड। तो 25वें का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये कह रहा है एक प्रक्षेप्य को 30 डिग्री कोण पर छोड़ा जाता है जिसका संवेग p है, घर्षण नगण्य है, जब यह धरातल पर वापस लौटता है तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। अब इसको थोड़ा एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे बात कर रहा है, ये आपके पास में कोई प्रोजेक्टाइल है इस टाइप से, यहां से किसी भी पिंड को मैं ऊपर की तरफ ऐसे फेंकता हूं, ये हो गया। अब जब ये जमीन से ऊपर जा रहा है तो वेग v हो गया इसका, और ये कितने डिग्री है 30 डिग्री। आपको पता है कि 2 कंडीशन होते हैं, अगर वायु प्रतिरोध नगण्य है तो जिस स्पीड से मैंने फेंका उस स्पीड से वापस लौटेगा। यहां पर क्या कह रहा है कि घर्षण नगण्य है, यानी हवा ना तो सपोर्ट कर रही है ना विरोध कर रही है। इसका मतलब जिस वेग से आपने ऊपर की ओर फेंका है ये पिंड जमीन पर उसी वेग से वापस नीचे गिरेगा, मास चेंज होता नहीं है और वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है। इसका मतलब जिस गतिज ऊर्जा से आपने इसको फेंका था उसी गतिज ऊर्जा से ये वापस लौट के जमीन पर आएगा। अब पूछ क्या रहा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, तो डेल्टा के इज इक्वल्स टू K1 माइनस K2। जब ये दोनों सेम है तो परिवर्तन कितना होगा 0। हाँ अगर यहां ये देता ना कि घर्षण नगण्य नहीं है, यानी आपसे ही कह लेता कि एयर रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, तो जिस वेग से फेंका है उस वेग से नहीं आता ये, उस दौरान के अंदर में गतिज ऊर्जा का कुछ ना कुछ परसेंटेज निकलता। अभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट 27 क्या दे रखा है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक स्थिर बल क्रियाकारी है, इससे इसका स्थान विचलन s में व्यक्त किया जाता है।
यानी इस पथ पर चल रहा है ये, ठीक है। इस बल द्वारा 2 सेकंड में कितना कार्य किया जाएगा? बड़ा सिंपल सी चीज है, आप लोगों को पता है W इजिकल्स टू फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो W इजिकल्स टू क्या बन जाएगा? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो W इजिकल्स टू, हम बात करेंगे हाफ m कॉमन खींच लिया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब वेग कहां से आएगा? यहां से देखिए, इसमें आपको क्या दे रखा है? s इक्वल्स टू हाफ 1/3 है, और ये हो गया हमारे पास t स्क्वायर। तो सबसे पहले हम v निकालेंगे और t की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो वेग निकालने के लिए क्या तरीका बनेगा? इसका अवकलन कर दीजिए, ds अपॉन dt। अब इसका अवकलन करोगे d अपॉन dt, और ये बन जाएगा 1/3 t स्क्वायर। तो t स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2t अपॉन 3। अब ये कह रहा है कि 2 सेकंड में, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो स्टार्टिंग हमारे पास में t बराबर 0 सेकंड थी, उस समय v1 आ जाएगा, यहां 0 पुट करोगे तो 0 ही आया इसमें। और t बराबर जब 2 सेकंड पर पहुंचा, उस समय वेग v2 मान लिया हमने इसका, तो 2 सेकंड रखोगे तो यहां पर बन जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड। अब ये v1 v2 की वैल्यू उठा के यहां डाल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। W इज इक्वल्स टू हाफ m, मास कितना है? 3 किलोग्राम। v2 स्क्वायर, तो ये आपके पास में दे रखा है कि 4/3 यानी 16/9 माइनस v1 0। तो देखिए बाहर हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 16/9, ये कटेगा 3 और ये कटेगा 8, तो आपका आंसर आया 8/3 जूल। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान में किया गया जो कार्य है आपके पास में वो 8/3 जूल, यानी 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? नियत वेग v की m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर चित्र अनुसार नियत बल F आरोपित किया जाता है। m मास की बॉडी है, उस पर हम एक F फोर्स लगा रहे हैं थीटा डिग्री एंगल पर, जिसके कारण वो v वेलोसिटी से चल रहा है। तो आरोपित शक्ति कितनी होगी? अप्लाइड पावर कितनी है? तो दोस्तों आप एक चीज देखिए, सदिश राशि जब एंगल बनाती है तो उसके घटक बनते हैं। इस फोर्स के हम 2 कंपोनेंट बनाएंगे, एक घटक बनेगा इस दिशा में और एक घटक बनेगा इस दिशा में। तो एंगल x के साथ बना रहा है, तो एक बना आपके पास में f cos थीटा और एक बनेगा आपके पास f sin थीटा। आप लोगों को पता है कि पावर की अगर हम बात करते हैं तो पावर इज इक्वल्स टू हमारे पास में होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या फिर आपको पता है एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब कई बार बच्चे बोलते हैं साहब यहां तो 2 फोर्स है, वो फोर्स जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, वेग की दिशा में है, क्योंकि F sin थीटा वेग प्रदान नहीं कर रहा है, वेग प्रदान कर रहा है आपके पास F cos थीटा। तो हम कहेंगे P इज इक्वल्स टू, इसकी जगह बन जाएगा आपके पास में F cos थीटा और V आपके पास में दे ही रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ढूंढना पड़ेगा आपको, F cos थीटा इंटू V। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 28 का हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट 29 में क्या दे रखा है? डायग्राम आपके सामने बना हुआ देखिए, इसमें क्या कह रखा है कि एक कप बना है इस टाइप से, यहां से किसी भी गेंद को हम ऐसे छोड़ते हैं वो नीचे आ रही है। इसमें आपको बताना है कि 2 ग्राम की एक गेंद है, 20 सेंटीमीटर रेडियस के अर्धवृत्त की भुजा में छोड़ा जाता है, तो गेंद की कप के तल पर पहुंचते दौरान में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का मान बताइए। यहां से बताना, देखो यहां से ये रिलीज की गई, ऐसे नीचे आएगी ऐसे, जब ये इस जगह पर पहुंच रही है तो आपको बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। आप लोगों को पता है जब हम कार्य पढ़ते हैं तो उस दौरान में हमारे पास विस्थापन आता है, ना कि दूरी। ये ऐसे देखिए, अब ये है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन, ये हुआ इसका हाइट, ये और ये हाइट जो है वो तो रेडियस के बराबर हो गई। त्रिज्या देखो यहां से यहां, ये रेडियस के बराबर हो गया। तो हम कहेंगे हमें जो कार्य निकालना है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है आपके पास में बल इंटू विस्थापन। विस्थापन, अब फोर्स कितनी लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप कह सकते हो m इंटू जी,
और विस्थापन कितना है जो इसका रेडियस था, मास कितना 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 हो गया, ग्रेविटी 10 ले लेते हैं इसमें, रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो 20 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको जो सॉल्व करोगे वो आपका आंसर आएगा। देखिए 1 2 ये जीरो कट गई हमारे पास, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 1000, 4 इंटू 10⁻³ -3 जूल, और ये सब मिली में माइक्रो में मांग रहा है तो मैं इसको हटा दूं तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 4 मिली जूल हो गया। अब कई बार बच्चा कहता 4 दे नहीं रखा, 3.92 दे रखा, क्यों दे रखा आपको पता है कि मैंने जी की वैल्यू 10 यूज कर ली, इसने 9.8 की है, तो 29 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा। इस गलत फहमी में मत रहे कि इस रास्ते से आपको कार्य निकालना, नहीं, कार्य निकालते दौरान में जो विस्थापन होता है उसको यूज करना है, तो वो इनिशियल और फाइनल के बीच का रेडियस होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग जिसका बल नियतांक K है, जो एक टेबल से जुड़ी हुई है, स्प्रिंग के मुख्य सिरे से ऊपर की ओर h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की गेंद स्प्रिंग के ऊर्ध्वाधर गिरती है, ऐसे दे रखा। देखो ये हमारे पास में कोई भी एक स्प्रिंग लगी हुई है, ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग नियतांक, यहां से किसी एक गेंद को गिराया जाता है, कितनी हाइट से, h हाइट से। अब ये आपको पता जब इसमें गिरेगी तो क्या होगा, ये स्प्रिंग में संकुचन होगा। अब इसमें जो कंप्रेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, डीकंप्रेशन हो रहा है। तो आपको बताना कि जब ये गेंद इस पे गिरी और स्प्रिंग में संपीड़न हुआ, कंप्रेशन हुआ, तो टोटल मिला के इस घटना में कितना वर्क डन हुआ। तो सबसे पहले देखिए इसकी मैं बात करता हूं, इसकी, तो ये हमारे पास में क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन आती है, तो इसको हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, द्वारा कार्य, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा आपको पता है, mgh होता है इसमें, mg इंटू h हो गया, ठीक है। अब साथ में एक चीज देखिएगा, यहां से जब गेंद आई ऊपर से लेकर नीचे तक, जब ये गेंद ऐसे गिरी, यहां तक तो mgh बोल दिया, पर आपको पता है कि ये जो प्लेट है ये नीचे तक जाएगी, यहां तक पहुंचेगी ये प्लेट, तो d गहराई और गई, तो और कार्य कितना हुआ साथ में, mg इंटू डी हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस लेना आपको, ठीक है। अब ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य। अब जैसे ही गेंद स्प्रिंग के ऊपर गिरी तो क्या हुआ, स्प्रिंग में संकुचन हुआ, संकुचन होने का मतलब ये कार्य स्टोर हो गया, तो आप कह सकते हो स्प्रिंग पर किया गया कार्य। तो दूसरी चीज स्प्रिंग के दबने से, तो हम ये कह सकते हैं स्प्रिंग पर कार्य, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। और आपको पता है कि जब वर्क डन ऑन द होता है, बाय द होता है, प्लस माइनस का लोचा रहता है इसमें, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट बता चुका हूं मैं। स्प्रिंग पर जो कार्य हो रहा है वो होगा -12kx², तो k दे रखा और x की जगह d है हमारे पास, ये माइनस क्यों आया, स्प्रिंग पर कार्य हो रहा है, यहां प्लस क्यों आया, क्योंकि ग्रेविटेशन द्वारा कार्य हो रहा है। तो टोटल वर्क डन जो होगा इनको ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये आपके पास में कितना है, mg कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस डी, और साथ में हो गया -12kd²। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, mgh प्लस डी माइनस kd², बी ऑप्शन दिख रहा है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस हो गया। माइनस क्यों है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां तो है गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य और यहां पर है स्प्रिंग, स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, तो साफ पता है कि कार्य जो है वो ऋणात्मक होगा। प्रसार हो रहा है तो आप कहोगे कार्य क्या होगा, धनात्मक। 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट, यदि गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाती है तो संवेग कितना बढ़ जाएगा, बड़ा सिंपल सा फंडा है। इन दोनों में एक रिलेशन की बात करें तो k इजिकल्स टू होता है p²/2m, ये होता है। अब गतिज ऊर्जा में दे रखा है और संवेग में पूछा है, तो मैं इसको यहां शिफ्ट करता हूं, तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो p² इजिकल्स टू 2m k, p इजिकल्स टू √2m k। अब यहां बात चल रही है संवेग और गतिज ऊर्जा की, तो मैं ऐसे लिखूं इसको, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √k। अब परसेंटेज में चेंज करूं, डेल्टा p अपॉन p परसेंट
इक्वल्स टू पावर 1/2 है, त्रुटि में जैसे पढ़ाया था आपको एरर्स में, 1/2 डेल्टा के अपॉन के परसेंट। अब देखो संवेग कितना बढ़ जाएगा। अब आपको साफ पता है कि 300% काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। मैं थोड़ा सा अलग से लिख रहा हूं यहां पर, देखिए गतिज ऊर्जा की बात करें तो आप कह रहे हो ये 300% की इसमें क्या की, वृद्धि की, आपने बढ़ा दिया। अब 300% बढ़ाओगे तो हो कितना गया, 400%, क्योंकि 100% तो हर कोई चीज होती है। तो हम कहेंगे गतिज ऊर्जा हो कितनी गई, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा, ये कितनी हो जाएगी, 300% प्लस 100%, ये आपके पास बन गया टोटल 400%। 400% हो गई। अब निकालते हम संवेग। अब हो कितना गया संवेग, डेल्टा पी अपॉन पी परसेंट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 400% हो गया हमारे पास, 400%। जब ये कटेगा इससे तो आपके पास आएगा 200%। अब देखिए संवेग जो है वो 200% हो गया, अब बढ़ कितना गया, 100% तो पहले से ही था। तो हम कहेंगे संवेग में जो वृद्धि हुई है, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में वृद्धि इज इक्वल्स टू, कैसे करोगे, 200% में से 100% हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 100%। अब देखो करेक्ट आंसर हमारे पास में आ रहा है ए ऑप्शन 31 का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस प्रकार से करना है। इतना परसेंट बढ़ गया तो हो कितना गया पहले निकाल दें, फिर जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इतना परसेंट हो गया। अब ये पूछ रहा है वृद्धि कितनी होगी, बढ़ कितना गया, तो 100 में से वापस माइनस करके 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रखा है, एम द्रव्यमान का एक कण अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इतनी महसूस कर रहा है, तो आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो कण की कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है वो होती है आपके पास में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैं एक काम करूंगा, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है कि अभिकेंद्रीय बल जो है हमारे पास में mv² अपॉन आर, इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है -a/r²। इसको सॉल्व कर दे इससे, तो आप कहोगे mv² इज इक्वल्स टू -a/r। और काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, हाफ mv² इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा -a/2r। और मेरे प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम एक काम करेंगे इस पे मॉड लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में a/2 कैपिटल R कर देता हूं मैं इसमें, क्योंकि त्रिज्या दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम निकालेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी, यानी आपको निकालनी है U की वैल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपके पास में वो आप लोगों को पता है कि माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2 तक, और ये बन जाएगा आपके पास में F इंटू dr, माइनस हो गया 0 से लेकर R तक, F की वैल्यू है -a/r², और ये हो गया dr। इंटीग्रेट कर दे, इसको ऊपर लाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस a, 0 से लेकर R तक, और ये बना r⁻²dr। a हो गया हमारे पास में इंटीग्रेशन r-2 + 1 -2 + 1, 0 से लेकर R तक, सॉल्व करें इसको, ये बन जाएगा -a, और यहां पर हो गया r⁻−1, 0 से लेकर R तक, वैल्यू पुट कर देते हैं -a, और ये बन जाएगा आपके पास में r⁻−1 -0, तो ये बन गया -a/r। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट बनेगा E इज इक्वल्स टू a/2r, और प्लस करके ये ऑलरेडी है माइनस में a/r। एलसीएम ले डालो इनका, 2r एलसीएम आ जाएगा आपके पास, ये a हो गया -2a -a/2r, ये बना आपके पास इसकी टोटल एनर्जी, -a/2r डी ऑप्शन। मैं आपको फिर बता दूं
कि टोटल एनर्जी निकलती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से। ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स है वहां के टॉपिक में से क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बड़ा सिंपल है। यदि एक पिंड की गतिज ऊर्जा 4% बढ़ गई है तो उसका संवेग, अभी आप लोगों को चीज बताई थी कि k इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p स्क्वायर, ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूं p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट k। परसेंटेज की बात करें, डेल्टा p अपॉन p परसेंट इक्वल्स टू हाफ डेल्टा k अपॉन k परसेंट। गतिज ऊर्जा में 4% की वृद्धि हुई तो 1/2 इंटू 4%, आपके पास आएगा 2%। प्लस में है इसका मतलब 2% का इजाफा हुआ है इसमें, यानी 2% बढ़ जाएगा। तो 33 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन हमारे पास। 34 देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग के निचले सिरे पर m द्रव्यमान का एक पिंड बंधा हुआ है। स्प्रिंग एक छत से लटक रहा है तथा उसके बल नियतांक का मान k है। जब पिंड को मुक्त छोड़ा जाता है तो यह विराम अवस्था में था और स्प्रिंग पर खिंचाव था, तो स्प्रिंग की लंबाई में अधिकतम वृद्धि कितनी होगी? तो देखिए, जब आप किसी पिंड को ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो तो सीधी सी बात है कि वो अपने साथ एक पोटेंशियल एनर्जी लाएगा। ऐसे मैं यहां बात कर लेता हूं, ये देखिए, स्टार्टिंग में ऐसा था, इस पिंड को मैंने यहां रख दिया इसमें, ठीक है। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये मान लो यहां तक पहुंच गया, ऐसे दब गया इतना आपके पास में, ये यहां आ गया। अब इन दोनों में जो संकुचन है ये कितना हुआ? x हो गया। तो आप मुझे बताइए, यहां पर इसके पास जो एनर्जी थी तो वो कितनी थी? u इज इक्वल्स टू mgh, तो हम कहेंगे mg इंटू x हो गया, ठीक है। अब जब ये यहां आके रेस्ट में हुआ तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वो हो गया आपके पास में हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो आप कहोगे इसमें mgx इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, कट गया आपस के अंदर में। आपको निकालना किसकी वैल्यू है? मैक्सिमम इंक्रीज इन द लेंथ, x की वैल्यू निकाल, 2 ऊपर जाएगा k नीचे, x इज इक्वल्स टू 2mg अपॉन k। ये आपके पास में इसका करेक्ट आंसर है। तो 2mg अपॉन k कौन सा है? देखिए सी ऑप्शन जो है वो 34 का हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कोई इंजन एक हॉज पाइप से निरंतर जल पानी को पंप कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी अंडरग्राउंड में पानी इकट्ठा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? मोटर की सहायता से उसको खाली करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हॉज पाइप से जल का वेग v से निकलता है, यानी बाहर जो पानी निकल रहा है वो v वेलोसिटी से, और जल धारा का प्रति मात्रक लंबाई द्रव्यमान m है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जो चीज दे रखी है, ये क्या दे रखा है? प्रति मात्रक लंबाई द्रव्यमान, यानी m इज इक्वल्स टू जो दे रखा है वो हमारे पास m अपॉन l है। टोटल मास पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जल को गतिज ऊर्जा दिए जाने की दर क्या होगी? तो आपको क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा की दर, गतिज ऊर्जा की दर, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दर कैसे निकालते हैं? डी बाई डी टी, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला आपको पता है, डी बाई डी टी हो गया, और इसको हम कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर के अंदर में मैं आपको एक चीज बता दूं क्लियर, आपको ये दे रखा हाफ टोटल मास इनटू हो गया वी स्क्वायर। अब ये जो टोटल मास है इससे निकालू मैं वैल्यू m इज इक्वल्स टू, तो m इंटू कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। ये वैल्यू डाल देते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा? d अपॉन डी टी हाफ, ये बन गया m इंटू l, और ये हो गया v स्क्वायर। इसको शिफ्ट करो इसके साथ में क्योंकि लंबाई चेंज हो रही है, हाफ m, ये हो जाएगा dl अपॉन dt, और ये हो जाएगा v स्क्वायर। dl अपॉन dt लंबाई में परिवर्तन की दर वेग होता है आपके पास में, तो एक v और आ गया, तो आपके पास आंसर आएगा हाफ m v क्यूब। तो हाफ m v क्यूब कौन सा है? हाफ m v क्यूब, ये आपके पास 35वें का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। यहां से हम इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। 1 kg का पिंड है
इसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो स्पीड आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। 18 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करने पर यह क्षण भर के पश्चात रुक जाता है, यहां पर पहुंचा, और h इजिकल्स टू कितना दे रखा है 18 मीटर, ठीक है। फिर बता रहा है कि वायु घर्षण के कारण कितनी ऊर्जा में लॉस हुआ, तो सीधी सी बात है, जितनी देकर भेजी थी अगर उतनी की उतनी ऊपर पहुंच गई तो लॉस नहीं है, और जितनी आपने देकर भेजी थी उससे कम पहुंची है तो उतना लॉस है। तो हम सबसे पहले कहेंगे हमने जो एनर्जी दी थी वो हाफ mv² में था, तो हाफ mv² में हाफ, मास कितना है आपके पास 1, वेलोसिटी हो गई 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 का आधा करोगे तो 200 जूल। 200 जूल एनर्जी देके हमने भेजी। अब हम बात करते हैं कि यहां जब ये पहुंचा तो इसके पास में टोटल एनर्जी कितनी थी, तो U2 इजिकल्स टू हम कहेंगे mgh, m है 1, g आपके पास में हो गया 18, और हाइट 18 हो गई, और g देखो इसमें 10 दे रखा है, इसमें 10 आगे पीछे देख लेना वैल्यू 180 जूल। अब देखो 200 जूल एनर्जी दी, ऊपर 180 जूल ही पहुंची, तो लॉस इन एनर्जी कितना हुआ, डेल्टा U इजिकल्स टू U1 माइनस U2, तो आप कहोगे 200 माइनस 180, तो लॉस इन एनर्जी आपके पास में हुआ 20 जूल। तो 20 जूल कौन सा है, यानी 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें आपको वर्क पावर एनर्जी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है उनका कंसेप्चुअल सॉल्यूशन मिला। दोस्तों अगर आप इससे संबंधित कोर्सेज के वीडियो जानना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर का मोबाइल ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको सभी कोर्सेज के कंसेप्चुअल वीडियो विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो आपको मिलेंगे, जिसको आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को सुगम करिए। चलिए दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।